हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए DVMS की यूनिट 1। हमारे चैनल पर डाक की यूनिट 1 2 3 और वेबटेक की यूनिट 1 एंड 2 और OOSD इन सब की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर उन्हें देख लो। और हम आपके सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो जल्दी से अपलोड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है और हमारे साथ अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इस बार। तो बस बने रहें लैपिक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी DVMS की यूनिट 1। तो इसमें पहले है कि व्हाट इज़ डाटाबेस। तो डाटाबेस देखो होता क्या है। डाटाबेस इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग कंप्यूटर। मतलब कि ये डाटाबेस एक तरीके से एक डिज़ाइन है। तो जैसे डाटा होता है बहुत सारा, तो उसको एक रिकॉर्ड की तरह मेंटेन करके एक जगह पे स्टोर करके रखने के लिए, ताकि हम उसको बार बार एसेस कर सकें। और सेम डाटा को अगर हमें सेम डाटा मल्टीपल जगह यूज़ करना है तो हमें बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, हम सेम को यूज़ कर सकें। तो एक तरीके से डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे डाटाबेस आया DBMS की हमें करना पड़ा और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ी ताकि हम डाटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। वो क्यों करनी पड़ी? क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ फॉल्ट्स थे। तो क्या वो फॉल्ट्स थे? देखो, डाटा रिडंडेंसी, दैट मीन्स कि जो डुप्लीकेट फाइल्स होती थी ना, उनकी वजह से दिक्कत आती थी। तो स्टोरेज वेस्ट हो जाती थी, क्योंकि एक फ़ाइल डालती फिर भी दूसरी फाइल उसके अंदर डालती। ठीक है। तो इससे क्या होगा? स्टोरेज में दिक्कत आ गई। ठीक है। दूसरा है कि डाटा इनकंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है? डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट और मिसमैच्ड डाटा अक्रॉस फाइल। तो जो डिफरेंट फॉर्मेट्स के डाटा होते हैं तो उसमें को एसेस करने में, उसको मैनेज करने में दिक्कत आती है। फिर है अनशेयरेबल डाटा। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है कि डाटा शेयर करना बहुत हार्ड है एक दूसरे एप्लीकेशन से, पर वाइल DBMS में क्या होता है, सिंपली आप इधर से उधर डाटा को शेयर कर सकते हो। तो ये 3 लिमिटेशन थी जिनकी वजह से हमने DBMS यूज़ किया। अब देखो, DBMS क्या है? इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स एंड मैनेजेस डाटाबेस। ठीक है। ये कुछ इश्यूज से डील करता है, जैसे कि अनस्टैंडर्डाइज्ड डाटा, दैट मीन्स मेकिंग डाटा कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। तो मतलब एक तरीके से डाटा को स्टैंडर्ड में लाना, उसको एक यूनिफॉर्म मॉडल या लुक देना। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर करता है डाटा को, स्टोरेज में हेल्प कर देता है, सिक्योरिटी में हेल्प करता है, विजुअलाइजेशन, डाटा को आप अच्छे से देख सकते हो, एक्यूरेसी, एसेस। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारा DBMS हेल्प करता है। तो क्या करता है? स्ट्रक्चर करने में काम आ जाता है, स्टोर करने में, सिक्योरिटी, विजुअलाइजेशन, एक्यूरेसी, एसेस। ठीक है। अब DBMS की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो एडवांटेजेस वही हैं कि आप डाटा को इजीली अपडेट कर सकते हो। ठीक है। इजीली अपडेट कर सकते हो और रिडंडेंसी रिड्यूस हो गई, तो मतलब कि डुप्लीकेट फाइल्स नहीं स्टोर होंगी, तो स्पेस कम यूज़ होगी, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है। डाटा इनकंसिस्टेंसी ओकर व्हेन सिमिलर डाटा एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट, मेकिंग हार्ड टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। तो ये से भी हट जाएगी। ठीक है। फिर क्या? डाटा आइसोलेशन रहती है इसमें, दैट मीन्स कि एक जो हम कंट्रोल्स व्हेन चेंजेस मेड बाय वन ऑपरेशन आर विजिबल टू अदर। ठीक है। तो वो जो चेंजेस में करे गए हैं तो वो बाकी को दिखें। ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी, ensure data remains consistent and unchanged between updates।
ठीक है। तो डाटा हम लॉस्ट ना हो, डाटा मेंटेन रहे हमारा। और एटॉमिसिटी की मतलब कि एन एटॉमिक ट्रांजैक्शन मीन्स द सीरीज ऑफ डाटाबेस ऑपरेशन इंडिविजुअल, कि वो एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हों। कॉन्करेंसी, द एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। कॉन्करेंटली वो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को हैंडल करे। फिर है सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और ब्रीचेस। तो ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस, ठीक है, कि अपडेट करने में रिडेंसी, मतलब जो जो उसके वो थे फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस, उसको आप एज एन एडवांटेज लिख सकते हो DBMS में अपनी तरफ से बना के, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं DBMS की, कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर DBMS कैन बी एक्सपेंसिव, ओके। देन कॉम्प्लेक्सिटी, तो DBMS सिस्टम्स आर ऑफन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो एक अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होती है इनको ऑपरेट करने के लिए। फिर है डाटा लॉस, मल्टीपल यूजर्स यूज सेम प्रोग्राम एट सेम टाइम कैन कॉज डाटा लॉस, ठीक है। कभी कभार डाटा लॉस हो जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा इंसान किसी प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है एट सेम टाइम। फिर लिमिटेड कैलकुलेशन, तो DBMS माइट नॉट बी एबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, डाटा लॉस होने के चांसेस हैं और कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। अब आती है हमारी एप्लीकेशन DBMS, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कहाँ होता है। देखो होता है ये नॉर्मली सारी जगह यूज़ है और मेनली होता है बैंक्स में। बैंक्स में देखो तुम्हारा अकाउंट मैनेज होता है, तुम्हारा डाटा और तुम्हारी डिटेल्स, तुम्हारे मनी, ठीक है, इतनी सारा डाटा मैनेज होता है। कैसे होता है? DBMS से, डाटाबेस मैनेजमेंट से, ठीक है। सेम इन केस ऑफ एयरलाइंस, हैंडल्स रिजर्वेशन ऑफ फ्लाइट शेड्यूल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसी सेल्स में, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये आप देख के लिख देना। अब देखो डिफरेंस है इसमें DBMS में और फाइल सिस्टम में। देखो फाइल सिस्टम जो होता है ना, वो मल्टीपल यूजर को एक साथ काम नहीं करा सकता, लेकिन DBMS में मल्टीपल यूज़र कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यही। दूसरा है बिजनेस नीड्स, तो DBMS तो स्मॉल और लार्ज बिजनेस दोनों के लिए काम करता है, ठीक है, प्रॉपरली। लेकिन फाइल सिस्टम क्या है, वो स्मॉल वाले सिस्टम्स के लिए काम करता है, ठीक। अब है रिडंडेंसी एंड इंटीग्रिटी, तो इसमें डाटा डुप्लीकेशन रिमूव हो जाता है, तो डाटा की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और लेकिन इसमें डाटा डुप्लीकेशन रहता है तो कंसिस्टेंसी का इशू आ जाता है, ठीक है। अब कॉस्ट, जो होता है DBMS इनिशियली एक्सपेंसिव होता है बट फ्यूचर के लिए चीप पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए चल जाता है, तो इनिशियली ज़्यादा अमाउंट चाहिए पर बाद में वो ठीक है फ्यूचर के लिए। और फाइल सिस्टम में क्या है, इनिशियली सस्ता होता है बट कैन बी कॉस्टली ओवर टाइम ड्यू टू मेंटेनेंस, तो इसके अंदर कम मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो एक बार आपने ये ले लिया तो फिर आपको बहुत कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, पर इसमें तो आपको बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी तो है कि आप सस्ता ले लेते हो तो फिर उसको बार बार करवाना पड़ता है, पर एक बार आपने चीज़ महंगी ली है तो आपको उसमें कम मेंटेनेंस करनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, तो इससे DBMS में आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकते हो और फाइल सिस्टम में नहीं कर सकते, ठीक है। नो सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। अब पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? जैसे MySQL है, ओरेकल हो गया, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट SS, ठीक है। इससे आप 2-3 याद कर लो और लिख देना। अब देखो क्या है कि टाइप्स ऑफ DBMS, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितने टाइप्स के होता है?
तो ये नॉर्मली होते हैं आपके कुछ टाइप्स के, जैसे यहाँ पे 4 टाइप्स के, ठीक है। फर्स्ट है हायरार्किकल। तो हायरार्किकल में क्या होता है कि एक, जैसे नाम से पता है हायरार्किकल मतलब उसकी एक हायरार्की होती है। तो डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक फॉर्मेट विद अ टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच, मतलब ऐसे करके हायरार्की में डाटा अरेंज होता है। तो डाटा इज स्टोर्ड इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप विच ईच पेरेंट हैविंग 1 or more चिल्ड्रन, ठीक है। हायरार्की में हायरार्की के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। नेटवर्क में क्या होता है, ऑलो ईच चिल्ड्रन टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स, ठीक है। तो एक बच्चे के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, तो एक तरह से नेटवर्क बन जाता है। तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप बन जाती है। तो यूज़फुल फॉर मोर, जैसे मैनी टू मैनी रिलेशन होता है ना, जिसमें एक तरफ भी बहुत सारे चीज़ें हो मैप करने के लिए और दूसरी तरफ भी, तो उसमें यूज़ होता है नेटवर्क वाला। रिलेशनल क्या होता है कि डाटा को रोज और कॉलम्स टाइप में डिवाइड कर दो, ठीक। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, डाटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर टू प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होता है। हायरार्की में हायरार्किकल, नेटवर्क में नेटवर्क, एक बच्चे के एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। फिर है आपका रिलेशनल, जिसमें रोज और कॉलम में होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, सिमिलर टू प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स। अब बात आती है DBMS आर्किटेक्चर की। तो DBMS आर्किटेक्चर आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, ठीक है। तो DBMS आर्किटेक्चर असेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। कुछ चीज़ों को सेट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए ये आर्किटेक्चर हेल्प करता है। तो ये कितने पार्ट में होता है, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। अच्छा, तो अब समझते हैं तीनों क्या क्या होता है। 1 टायर में क्या होता है कि डाटा जो होता है, डाटाबेस डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है टू द यूज़र, ठीक है। जैसे यहाँ डाटाबेस है, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है यूज़र, ठीक है। तो द DBMS एंड द यूज़र इंटरफेस आर ऑन सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम पे यूज़र भी है और डाटाबेस भी है, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ होता है, यूज़ फॉर लोकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वेयर प्रोग्रामर्स कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डाटाबेस फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो 1 टायर में क्या होता है कि एक ही उस पे इंटरफेस पे डाटाबेस भी होता है और उसका एक्सेस भी होता है यूज़र को, ठीक है। वाइल 2 टायर में क्या होता है कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है, इसमें भी सेम होता है, जस्ट इतना डिफरेंस है कि यूज़र इंटरफेस इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर ऑन क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड के ऊपर एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स और आ जाते हैं। तो यहाँ देखो, ये हो गया डेटाबेस सिस्टम, ये हो गया यूज़र, और यूज़र के साथ क्लाइंट एप्लीकेशंस और आ गए, ठीक है, क्लाइंट प्रोग्राम्स और आ गए। तो क्लाइंट साइड में इतना पार्ट और फिर सर्वर साइड में डेटाबेस, ठीक है। ये यूज़ होता है लाइक APIs लाइक OBBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी और JDBC जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। 2 टायर इसमें यूज़ होता है। 3 टायर में क्या होता है कि दोनों साइड एक एक एप्लीकेशन सर्वर होता है जिससे डायरेक्टली कनेक्ट ना हो। जैसे कि यहाँ देखो, डेटाबेस एप्लीकेशन सर्वर, यूज़र एप्लीकेशन क्लाइंट, तो दोनों की तरफ से एक एप्लीकेशन सर्वर होता है फॉर क्लाइंट के लिए अलग और सर्वर के लिए अलग, ताकि वो बीच में कम्युनिकेट कर। तो है ना, द क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डाटाबेस सर्वर, द क्लाइंट interact with the application server when communicates with database server, ठीक है। अब देखो स्कीमा क्या होता है। देखो, स्कीमा इज़ लाइक अ ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ डाटाबेस। जैसे कि आप घर बनवाओगे तो आप पहले उसका डिज़ाइन करते हो, तो डेट इज़ द स्कीमा, ठीक है।
अब क्या है ये, इट इज़ द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रक्चर और स्केलेटन ऑफ अ डेटाबेस रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल व्यू ऑफ एन एंटायर सिस्टम, ठीक है। वही बात है, इसमें टेबल्स होती हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, व्यूज़, कॉलम्स, डाटा टाइप्स। तो अच्छे से एक डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए उस डिज़ाइन को बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग, ठीक है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाना ही इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग, ओके। इंस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ मोमेंट इन टाइम, मतलब कि डेटाबेस में एट अ टाइम पे कोई भी एक छोटा सा डाटा, डेटाबेस के एक छोटा सा डाटा को बोलते हैं हम इंस्टेंस, ठीक है। तो अब इंस्टेंस हो गया, तुम्हारा स्कीमा हो गया। अब है व्हाट इज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। तो कुछ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज नथिंग जस्ट कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल, और फिर डेटाबेस होता है, ऑल्सो नोन एज एनसाई एंड स्पार्क आर्किटेक्चर और 3 लेवल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इनके ये नेम्स भी याद रखना, कभी इस नेम से आ जाएं और आप बोलो कि ये तो मुझे नहीं आता, पर आपको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर आता हो, ठीक है। देखो पर्पस क्या है, सेपरेट्स यूज़र एप्लीकेशन फ्रॉम फिजिकल डेटाबेस। तो यूज़र एप्लीकेशन को फिजिकल डेटाबेस से ये सेपरेट करके रखता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये 3 लेवल में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनल स्कीमा, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल स्कीमा होते क्या क्या हैं। तो इंटरनल क्या होता है, ये लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, मतलब इस तरह से डाटाबेस को हाइड करके रखे हैं। तो सबसे नीचे क्या आ रहा है, इंटरनल। तो ये फोकस करता है, डिफाइंस द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, describes what is stored and how it is represented physically, ठीक है। तो ये फिज़िकल चीज़ों पे, जो डाटाबेस की फ़िज़िकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर। कंसेप्चुअल क्या होता है, ये मिडिल में होता है और ये फोकस करता है, डिस्क्राइब्स द डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर होल कम्युनिटी ऑफ यूज़र्स, मतलब कि सबके लिए उसका एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और हाइड करता है फिज़िकल डिटेल्स को, जो कि इंटरनल वाले में हो रही हैं, ओके। एक्सटर्नल हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है। तो ये फोकस करता है स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डाटाबेस दैट पार्टिकुलरली यूजेस और ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन, क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर, सोर्स ओनली डाटा रिलेवेंट टू देम। तो मतलब जो ये एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटाबेस पे वर्क करता है और वो चीज़ें दिखाता है जो कि एक यूज़र को ज़रूरी हैं देखनी, ठीक है। जैसे कि सेल्स यूज़र विल ओनली से सेल्स रिलेटेड डाटा। तो एक्सटर्नल एक स्पेसिफिक पार्ट्स वगैरह देखता है, कंसेप्चुअल बीच में रहता है और वो होल कम्युनिटी के लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। इंटरनल वेल फिजिकल पर वर्क करता है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज़ डाटा इंडिपेंडेंसी। तो इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, आज़ाद। तो इट मीन्स दैट कि अगर हम एक डेटाबेस की स्कीमा चेंज करें तो वो अफेक्ट ना करे बाकी डेटाबेस की स्कीमा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रहे। अब 2 टाइप की डाटा इंडिपेंडेंसीज होती हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है देख लेते हैं। द एबिलिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट अल्टरिंग द एक्सटर्नल स्कीमा। इसका मतलब है कि हम 3 वो स्कीमा होते हैं, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल, फिर डेटाबेस होता है, ठीक है। तो लॉजिकल का मतलब है कि अगर हम कंसेप्चुअल वाले स्कीमा चेंज करें तो एक्सटर्नल स्कीमा चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही होती है आपकी लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। वही सेम है फिजिकल किस में होता है, इंटरनल में। तो अगर हम इंटरनल चेंज करें तो वो कंसेप्चुअल को फ़र्क ना करें, ठीक है। तो यही है 2 टाइप की इंडिपेंडेंसीज। और लॉजिकल वाले का पर्पस क्या है, सेपरेट्स एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम कंसेप्चुअल व्यू, ठीक है।
और ये सेपरेट्स कंसेप्चुअल लेवल फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, अब ये यूज़र इंटरफेस पे होता है और ये लॉजिकल इंटरफेस पे, क्योंकि अंदर की साइड होता है ना, तो ये उसके बीच में होता है फिज़िकल वाला इंटरनल और कंसेप्चुअल, तो ये लॉजिकल हो गया, और ये होता है कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये इंटरफेस लेवल पे हो गया। और लॉजिकल आएगा तो आपको कंसेप्चुअल में चेंज करोगे, फिजिकल आएगा तो इंटरनल में चेंज करोगे, और उसके ऊपर वाले पे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यही होती है डाटा इंडिपेंडेंसी। समझ आ गया ना? जैसे लॉजिकल है तो लॉजिकल कंसेप्चुअल वाले को चेंज करेंगे तो एक्सटर्नल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फिजिकल मैंने बताया इंटरनल, तो इंटरनल को चेंज करेंगे तो उसके ऊपर वाला कंसेप्चुअल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये इतनी सी बात। इसका डायग्राम वगैरह बना के दिखा रखा है, एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, और फिर उसके फर्दर डाटाबेस वगैरह। ठीक है, ये डायग्राम्स देख लेना, शो करके आना, बिकॉज जब आपको थ्योरी नहीं भी आती और आपने डायग्राम बना दिया और थ्योरी में कुछ भी लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम इज़ मस्ट। अब देखो डेटाबेस लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। डेटाबेस लैंग्वेज मेनली 4 टाइप की होती है, DDL, DCL, DML एंड TCL। DDL क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो मतलब एक तरह से ये स्ट्रक्चर डिफाइन करती है फॉर डाटाबेस, जैसे क्रिएट करना, ड्रॉप करना, ठीक है, अल्टर करना, चेंज करना हो कुछ। अब है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये एक्सेस प्रोवाइड करती है, मैनेजेस एक्सेस परमिशंस। ठीक है, तो मैनेजेस एक्सेस परमिशन, जैसे सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है। मैनिपुलेशन क्या है? ये मैनिपुलेट्स करते हैं डाटा को, जैसे कि ये वाली कमांड्स कंट्रोल्स वाली है ना, कंट्रोल करता है, जैसे ग्रांट, रिवोक। अच्छा ये वाली सॉरी, तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है? ये कुछ परमिशंस प्रोवाइड करता है, जैसे ग्रांट करना, रिवोक करना। और DML है ये वाला, मॉड्यूलेशन वाला। और TCL क्या है? हैंडल्स डाटाबेस ट्रांजैक्शंस। अच्छा, अब इनको देख लेते हैं पार्टिकुलरली। देखो DDL क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट लाइक टेबल्स एंड स्कीमा नेम। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, तो क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, अल्टर मतलब डिलीट कर सकता है, ट्रंकेट मतलब रिमूव कर सकता है, रीनेम कर सकता है, कमेंट कर सकता है। तो एक तरह से स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। फिर अब मॉड्यूलेशन वाला, तो मॉड्यूलेशन में आप एक तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो, असेस कर सकते हो, तो सेलेक्ट करके फाइंड कर सकते हो चीज़ें, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट, डिलीट, मर्ज। ठीक है, डाटा कंट्रोल में क्या होता है? मैनेज एक्सेस टू द डाटाबेस, तो इसमें आप ग्रांट का मतलब होता है गिव एक्सेस, और रिवोक का मतलब होता है रिमूव एक्सेस। तो कंट्रोल वाला एक तरह से एक्सेस देने के काम आता है। TCL ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करता है, यूज टू मैनेज चेंजेस मेड बाय DML कमांड्स। तो इसमें होते हैं एक कमिट, एक रोल बैक। तो कमिट क्या होता है? सेव द करंट ट्रांजैक्शंस टू द डेटाबेस, रोल बैक रिवर्ट द डेटाबेस टू इट्स स्टेट सिंस लास्ट कमिट। ठीक है, अब ये देखो, ये एक DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर है। तो इस आर्किटेक्चर को आप देख लेना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने देती हूँ। इसमें देखो ऊपर आएंगे नेव यूज़र्स, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, फिर सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स और डेटाबेस एडमिन। तो डेटाबेस एडमिन यूज़ करेगा एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स को, और फिर DML की कमांड्स लिख सकता है, और DDL कर सकता है, मॉड्यूलेशन और डेफिनेशन। ये सोफिस्ट एनालिटिक्स वाले लोग कर सकते हैं, क्वेरी टूल्स यूज़। एप्लीकेशन वाले ये एप्लीकेशन, और जो नॉर्मल यूज़र है वो एप्लीकेशन इंटरफेस यूज़ करेंगे। फिर ये फर्दर कमांड वो लिंक्ड है कंपाइलर से, ये क्वेरी से, और ये फिर क्वेरी एवोल्यूशन इंजन से, और फिर बाकी ये फर्दर डिवाइडेड है वर्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजर, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी, ट्रांजैक्शंस,
और ये आगे आगे ये डिवाइडेड है। तो आप इसको डायग्राम को अच्छे से एक बार देख लेना और ये बना देना। तो आपको अगर कुछ आ भी ना रहा हो तो आप ये पूरा एक पेज पे डायग्राम बनाओगे ना, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या है, डेटाबेस स्कीमा इंस्टेंस, ये वैसे हमने देख लिया था, फिर से आ गया तो कोई नहीं। स्कीमा इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, 3 लेवल आर्किटेक्चर फॉलो करता है, हमने अभी पीछे देखा था, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल। ठीक है, 1 स्कीमा फॉर ईच लेवल, 2 स्कीमा डू नॉट डिफाइन रिलेशनशिप अमंग फाइल्स। इंस्टेंस क्या होता है, वही डाटाबेस का थोड़ा सा पार्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे एम्प्लॉय डेटाबेस है तो एट अ स्पेसिफिक टाइम सो सर्टेन रिकॉर्ड्स। सब स्कीमा क्या होता है, सब स्कीमा इज ए यूजर्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक व्यू ऑफ डाटा फॉलोइंग ओनली ऑन द रिलेवेंट डाटा एंड रिकॉर्ड टाइप। तो एक तरीके से यूज़र एप्लीकेशन जो है उसका स्पेसिफिक व्यू ऑफ डाटा, उसको बोलते हैं सब स्कीमा। डेटा इंडिपेंडेंसी हमने देख ली है, और लेवल ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस इज फर्स्ट व्यू और सेकंड व्यू, तो देखा था ना ये हमने भी, लॉजिकल है ये सब। ठीक है, अब देखो ईआर मॉडल क्या होता है। तो ईआर का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, मतलब कि एंटिटियों का रिलेशन दिखाना। तो इट इज़ अ हाई लेवल डाटा मॉडल, दिस मॉडल इज़ यूज टू डिफाइन द डाटा एलिमेंट्स रिलेशनशिप, मतलब एक तरीके से एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप हो रही है उसको एक ईआर डायग्राम के थ्रू दिखाना। मतलब आप ये सोच सकते हो जैसे कि आप कोई बना रहे हो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप उसका एक पहले डायग्राम बनाओगे कि होम पेज, होम से नेविगेट हो रहा है, लॉगिन से वो फर्दर क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, फिर क्रेडेंशियल्स मांग लेगा तो होम पे जाएगा, डैशबोर्ड पे जाएगा, कॉन्टैक्ट्स पे जाएगा, FAQ पे जाएगा, नेम मांगेगा। तो एक तरीके से आप एक डायग्राम सा बनाओगे। ठीक है, तो उस डायग्राम को बनाने के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे ये लिखा। फिर एंटिटी आप बना रहे हो, जैसे एंटिटी आपने बना दी स्टूडेंट, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उसके कुछ क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि एंटिटी होगी आपकी स्टूडेंट, ठीक है, उसके पास एज हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, उसके पास नेम हो सकता है, तो ये होगी उसकी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के रिलेशंस को शो करने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये देखो कि स्टूडेंट आ गया आपका, और फिर उसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एड्रेस, ID। ठीक है, तो ऐसे ही करके अब ये देखो, फिर है इसके यार मॉडल जो होता है थोड़ा सा डिवाइडेड होता है 2-3 चीज़ों में। जैसे एंटिटी, तो एंटिटी वीक एंटिटी हो सकती है, रिलेशन में क्या क्या आ सकता है, की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू, ड्राइव्ड, ये अब सब भी पढ़ेंगे भी। और एट्रीब्यूट्स में क्या आ सकता है, 1 to 1, 1 to many, मुझे लग रहा है एक्सचेंज हो गया है, ये रिलेशंस ये हैं और एट्रीब्यूट्स ये हैं। ठीक है ना, इट्स ओके, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। तो रिलेशंस क्या होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। और एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट, मल्टी वैल्यू, ड्राइव्ड। अब देखते हैं इनको। ठीक है, देखते हैं। चलो, पहला है हमारा की कंसेप्ट इन ईआर डायग्राम। तो एंटिटी क्या होता है, रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट, क्लास और पर्सन, मतलब किसी भी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करना, और इसको हम करते हैं रेक्टेंगल से। जैसे एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई को हमने डिनोट कर दिया रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि वो एक एंटिटी है, और डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। अब इनके बीच में जो रिलेशंस है उसको हम करते हैं डायमंड से। ठीक है, अब भी एंटिटी को कैसे शो करेंगे, यूजिंग डबल रेक्टेंगल। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट जैसे कि डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी एंड हैज़ नो प्राइमरी की, जिसकी कोई खुद से प्राइमरी की ना हो और वो किसी की दूसरे पे बेस्ड हो, तो उसको बोलेंगे हम बिग एंटिटी, और उसको डबल बॉक्सेस के अंदर रखेंगे।
ठीक है, ये कुछ की कंसेप्ट हैं ER डायग्राम के जो आप बनाते टाइम आपको दिमाग में रखना है। अब आती है एट्रीब्यूट्स की बात। एट्रीब्यूट सिंपल एलिप्स में शो करते हो आप। एट्रीब्यूट्स मतलब एक तरह से प्रॉपर्टीज़ किसी एंटिटी की, ठीक है। अब की एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रिप्रेजेंट द प्राइमरी की, ठीक है। इसमें प्राइमरी की होती है, जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास आईडी है, तो आईडी एक प्राइमरी की है, यूनिक, जो नल नहीं हो सकती, तो उसको ऐसे कर देंगे इस एलिप्स के अंदर, अंडरलाइन कर देंगे। अब आते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं एक तरह से कंपोज्ड ऑफ मैनी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। जैसे नेम है, तो नेम कुछ एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, है ना। तो ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, ये होता है आपका जैसे कि कोई मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है एक इंसान के पास, तो ऐसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल एलिप्स से, डबल ओवल। अब है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि यहाँ पे है तुम्हारा नेम, DOB, एज और रोल नंबर, तो इन सब से डिराइव हो सकता है स्टूडेंट, तो इसको करेंगे डेस्ट एलिप्स। ये नहीं सॉरी, हाँ, जैसे इन सब से डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब आप ऐसे समझो कि हम उससे DOB से एज कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो एज उस जगह पे है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एज और ऐसे ये ना डैश एलिप्स ऐसे, ठीक है। और ये जो सीधा वो था अंडरलाइन, वो थी की है उसके लिए, प्राइमरी की लिए, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसको कि एट्रीब्यूट क्या होता है, कि एंटिटी नॉर्मली ऐसे करके, और कंपोजिट जो एक से ज़्यादा चीज़ों से किससे कंपोज होकर बन रही हो, जैसे कि ये वाली मल्टी वैल्यू, जैसे एक से ज़्यादा वैल्यू हो, ड्राइव्ड मतलब जिसको हम ड्राइव कर सकते हो। अब देखो रिलेशनशिप नॉर्मली मैंने बोला था ना, डायमंड ऑपरेटर से दिखाते हैं। जैसे कि टीचर है एंटिटी और स्टूडेंट एक एंटिटी है, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, टीचर्स, तो ये दिखा दिया हमने डायमंड से। अब इनमें देखो क्या टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, 1 to 1 मतलब कि फीमेल, एक फीमेल की शादी मेल से ही होती है, तो 1 to 1 रिलेशनशिप है ना, फीमेल मैरिड टू मेल, ठीक है। 1 to many क्या है, जैसे साइंटिस्ट इन्वेंट कर सकता है इन्वेंशन, तो मतलब एक साइंटिस्ट बहुत सारे इन्वेंशन कर सकता है, तो 1 to many हो गया। अब many to 1 क्या है, स्टूडेंट एनरोल कोर्सेज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सिंगल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, तो ये हो गया many to 1। मैनी टू मैनी क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ असाइन टू प्रोजेक्ट, एक से ज़्यादा एम्प्लॉई एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है ना। तो मैनी इंस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी रिलेट टू मैनी इंस्टेंस ऑफ अदर। तो इस तरीके से आपके चार्ट वो हो जाते हैं कंप्लीट। होप आपको समझ आ रहा है। और फिर आता है कीज़ इन ER डायग्राम। तो कीज़ यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, मतलब टेबल्स के अंदर कुछ कीज़ होती हैं जो कि अच्छे से उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है। जैसे स्टूडेंट टेबल में आईडी है, तो आईडी की है जो उस स्टूडेंट को अलग बिल्कुल मतलब डिफाइन कर पा रही है। किसी भी एक आईडी से आप स्टूडेंट को पता कर सकते हो। अब जैसे रोल नंबर होते हैं कॉलेजों में, तो आपको किसी का भी रोल नंबर सेम नहीं होगा यूनिवर्सिटी वाला, तो आप इजीली उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को पता कर सकते हो कि ये कौन है, ठीक है। तो की का को ये यूज़ होता है। अब की कुछ उसमें फर्दर डिवाइडेड होती है, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की और सुपर की, ठीक है।
अब इनको देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो प्राइमरी की क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, वैसे ही जैसे मैंने बताया कि रोल नंबर, और ये नल नहीं हो सकती है, ठीक है, और ये यूनिक होती है और ये नल नहीं हो सकती है। कैंडिडेट की क्या होता है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यूजली सारी प्राइमरी की को छोड़ के बाकी सारी की कैंडिडेट की होगी। ये देखो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो गया, तो बाकी जो बची हैं वो हो गई कैंडिडेट की, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें एक रिकॉर्ड को। सुपर की क्या होता है, इस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इंक्लूड्स द प्राइमरी की, ठीक है। तो सुपर की इज लाइक कि वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली इंक्लूड द प्राइमरी की, मतलब इसके अंदर प्राइमरी की भी इंक्लूड होती है और सारी कीज़ जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, वो सारी की उनको सुपर की बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्राइमरी की भी आ जाता है और बाकी सारी कीज़ भी आ जाती हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं किसी रिकॉर्ड को। एक तरह से कैंडिडेट की और प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। अब आता है फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की क्या होता है कि लिंक करता है किसी एक टेबल के डाटा को दूसरे टेबल के डाटा से, जैसे कि यहाँ पे है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, नहीं पहले डिपार्टमेंट देखो, तो डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो एक फॉरेन की है टुवर्ड्स अनदर टेबल इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी की डिटेल्स जाएगा दूसरी टेबल से लेगा, तो एक फॉरेन की स्टोर कर रहा है एक तरीके से दूसरी टेबल के लिए। अभी ये देखो, ये इससे आप समझ सकते हो और अच्छे से। प्राइमरी की हो गया, ठीक है। अब प्राइमरी की जो होती हैं सारी, मतलब प्राइमरी की के अलावा और मतलब बाकी सारी चीज़ें कैंडिडेट की में आ जाती हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है सुपर की में, ठीक है। अब देखते हैं जर्नलाइजेशन क्या होता है। तो जर्नलाइजेशन एक तरह से बॉटम अप्रोच है वेयर टू और मोर लोअर लेवल एंटिटीज आर कॉम्बाइंड इनटू हाई लेवल ऑफ आइडेंटिटीज। देखो बॉटम अप, ये मैंने उसमें OOSD का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप जाके देखो, बहुत अच्छे से चीज़ें कवर कराई गई हैं उसमें। बॉटम अप मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से लेके चलना और बड़ी चीज़ें बनाना, ठीक है। तो जर्नलाइजेशन इज़ जर्नली बॉटम अप अप्रोच वेयर छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो सिंप्लीफाइज द मॉडल बाई क्रिएटिंग अ जर्नलाइज सुपर क्लास। जैसे कि ये फैकल्टी है, स्टूडेंट है, और ये एक पर्सन इज़ अ फैकल्टी और स्टूडेंट, ठीक है। अब है आपका स्पेशलाइजेशन, वो टॉप डाउन था, वो डाउन रहा, वो बॉटम अप था, और ये है टॉप डाउन, मतलब बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ें, ठीक है। वेयर हायर लेवल एंटिटीज डिवाइडेड इनटू लोअर लेवल आइडेंटिटीज, ये था मतलब लोअर लेवल हायर में, जैसे पर्सन इज़ अ फैकल्टी और स्टूडेंट। इसमें कि एम्प्लॉय इज़ अ टेस्टर और अप्लावर, तो डिस्टिंग्विशेस सबसेट विद एन एंटिटी सेट, ठीक है। इसके आप एग्जाम्पल दूसरे लिख सकते हो, अगर आपको ये वाले समझ नहीं आ रहे हैं अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो कि बॉटम अप है तो मतलब कि छोटी आइडेंटिटी से बड़ी आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे देखो फैकल्टी और स्टूडेंट है, तो दो छोटी छोटी आइडेंटिटी हैं और इनसे एक बड़ी आइडेंटिटी बन रही है पर्सन। और वाइल हियर की एक एम्प्लॉय है मेन आइडेंटिटी, और वो फर्दर डिवाइडेड हो रहा है दो पार्ट्स में, टेस्टर और डेवलपर, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल भी ईजी हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो जनरलाइजेशन कॉम्बाइंस एंटिटीज क्रिएट्स अ सुपर क्लास, स्प्लिट्स एन एंटिटी क्रिएट्स सब क्लास, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार कि जनरलाइजेशन कॉम्बाइन करता है और स्पेशलाइजेशन स्प्लिट करता है, तो वो क्रिएट करता है सुपर क्लास को और ये क्रिएट करता है सब क्लास को। अब देखो एग्रीगेशन क्या होता है, treats the relationship between two entities as a single higher level entity। पर्पज़ क्या होता है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बाय कॉम्बाइनिंग एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप, मतलब एक तरह से कॉम्बाइन कर देना
तो उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। एग्रीगेशन का वैसे भी मतलब यही है कि कंबाइन करके रखने देना, जैसे कि कुछ दो एंटिटी थी और एक रिलेशन था उनके बीच में, तो उसको कंबाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका एग्रीगेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख लेना एक बार। जैसे ये इन ऑनलाइन बुक डाटाबेस का एग्जाम्पल है, जैसे यूज़र है, यहाँ पे उसकी यूज़र आईडी है वगैरह वगैरह, उसके पास हैज़ अ प्रोफाइल है शायद ये। ठीक है, तो ये सब एक बार आप देख लेना, इसमें से समझ ना आ रहा हो वैसे तो आ जाएगा, देखो। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। जैसे ऑथर है, राइट करता है बुक को, और बुक के पास कुछ डिटेल्स होती हैं और उसके पास फर्दर एडिशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं हम रिडक्शन ऑफ ER डायग्राम टेबल। तो हम ER डायग्राम टेबल को कैसे रिड्यूस कर सकते, मतलब ER डायग्राम को टेबल के अंदर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे ये एक ER डायग्राम है जिसमें स्टूडेंट है एक एंटिटी, उसके पास क्या क्या है एट्रीब्यूट्स, उसका स्टार्टिंग नेम, एड्रेस, हॉबी। हॉबी के ऊपर डबल क्यों है, क्योंकि वो मल्टी वैल्यूड हो सकता है, एक इंसान की एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं। और सीरियल आईडी के अंदर ये डैश क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी है, इसकी ये यूनिकली डिफाइन करता है कि ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, और उसके वो क्या करता है, अटेंड्स कोर्स करता है, कोर्स में कोर्स आईडी हो सकती है, कोर्स नेम, हैज़ सब्जेक्ट्स, कोर्स के अंदर होंगे सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट्स का हो सकता है लेक्चर आईडी, सीरियल नंबर, सीरियल नेम, उनको टीच करेगा। ये देखो, टेक्स कर, कोर्स को टेक करेंगे, लेक्चर करेंगे, और फिर लेक्चर की कुछ चीज़ें हैं, और फिर टीचर्स। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ER डायग्राम टू टेबल। पहले तो जो एंटिटी होती है ना सारी, इसमें कौन है, स्टूडेंट, कोर्स, सब्जेक्ट्स एंड लेक्चर, उनकी एक टेबल बन जाती है। तो स्टूडेंट की बन गई, लेक्चर की बन गई, सब्जेक्ट की बन गई, कोर्स की बन गई। ठीक है, आपकी इस हॉबी का है। ठीक है, जो जो आपकी एंटिटी थी उनकी आपकी एक टेबल बन गई, ये मेन 4 टेबल बन गई। ठीक है, फिर आपका ऑल सिंगल एंड वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बिकम्स अ कॉलम फॉर टेबल, मतलब जो बाकी उसके एट्रीब्यूट्स थे वो कॉलम बन गए। ठीक, अब की एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी रिप्रेजेंट्स बाय प्राइमरी की, जो की एट्रीब्यूट्स थे उनको प्राइमरी की से रिप्रेजेंट करोगे। मल्टी वैल्यूड रिप्रेजेंट बाय सेपरेट टेबल, मतलब जो मल्टी वैल्यूड है ना वो एक सेपरेट टेबल से रिप्रेजेंट होगी। जैसे इसमें थी हॉबी, और देखो ये वाली था ये, तो जो मल्टी वैल्यूड थी वो एक उनकी एक अलग से टेबल और बनेगी। तो क्या है इसमें कि जो एंटिटी हैं उनकी टेबल बना दी और एट्रीब्यूट्स को उनके अंदर लिख दिया, और की एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की से कर दिया, मल्टी वैल्यूड की अलग टेबल बना दी, और कंपोजिट को कौन रिप्रेजेंट करना है, कंपोनेंट से। ड्राइव्ड आर नॉट कंसिडर्ड इन टेबल, तो ड्राइव्ड वालों को टेबल में रखते हैं, और कंपोजिट वालों को रिप्रेजेंट बाय कंपोनेंट्स। ठीक है, प्रेजेंट बाय कंपोनेंट्स, तो इसमें SIT आ गया और एस हॉबी आ गया। ओके, तो अब करते हैं एक्सटेंडेड ER डायग्राम क्या होता है। तो देखो, एक्सटेंडेड ER डायग्राम, ER डायग्राम बिल्ड्स अपॉन ट्रेडिशनल ER मॉडल बाय, मतलब एक तरह से ER ही मॉडल है, बस कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं जिससे ये एडवांस हो गया थोड़ा। मतलब कि इसमें आ गया जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। द ER model extends the traditional ER model by introducing advanced modeling concept. It is designed to represent the additional semantics that are common in real world scenarios. They include, कि मतलब ऐसी चीज़ें इंक्लूड करती हैं जो कि रियल वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है, जैसे कि स्पेशलाइजेशन। याद है ना स्पेशलाइजेशन क्या होता है। जनरलाइजेशन तो वो होता था बॉटम अप,
तो जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एंटिटी इनटू हायर, तो बॉटम अप। और ये क्रिएट करता है सुपर क्लास और वो करता है सब क्लास, क्योंकि वो तोड़ता है तो वो सब क्लासेस करेगा और ये करेगा सुपर क्लास। देखो यहाँ वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो और अच्छे से। ये क्या है, बॉटम अप, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनाना। अब देखो एट्रीब्यूट जैसे नेम हो गया, स्ट्रीट हो गया, सिटी हो गया, ठीक है, तो ये एक फॉर्म कर रहे हैं पर्सन की डिटेल्स, ठीक है। तो ये इज़ आ एम्प्लॉय और कस्टमर, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन वही टॉप डाउन अप्रोच, जैसे कि जनरलाइज एंटिटी या पर्सन, स्पेशलाइज्ड एंटिटी है कस्टमर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। इसको आप ऐसे बनाओगे, एम्प्लॉय फर्दर डिवाइडेड है इतनी सारी चीज़ में, तो टॉप डाउन। एग्रीगेशन क्या है, रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप्स एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन रिलेशन देमसेल्व्स नीड टू बी ट्रीटेड एज एन हायर, मतलब एक तरह से रिलेशन क्रिएट करता है। तो ऊपर जो आपने पढ़ा है ना वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है, बहुत दोनों तीनों अच्छे से। तो वही एक्सटेंडेड या डायग्राम आ गया, बस ये बोल देना है कि ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, और सेम डेफिनेशन लिख देना ऊपर वाली। और ये वही है कि जो जनरलाइजेशन होता है वो क्या ग्रुप सिमिलर एंटिटीज इनटू वन जनरलाइज्ड एंटिटी, और स्पेशलाइजेशन डिवाइड जनरल एंटिटी इनटू मोर स्पेसिफिक एंटिटी, और एग्रीगेशन ट्रीट्स रिलेशनशिप एज एंटिटीज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये एक टाइप से क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ईयर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो क्या है, इन यूनिवर्सिटी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ए स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रामर्स, ठीक है, दे हैव एनरोल्ड इट इज स्टोर्ड, इसमें मतलब एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। आप ये क्वेश्चन देखना, देखो पहले ये देख लो, थोड़ा सा देखते हैं। ए यूनिवर्सिटी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ए स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रामर्स, ठीक है, दो मेन एंटिटी मिल गई हमें, स्टूडेंट लिख दिया हमने, प्रोग्राम लिख दिया, इन विच दे हैव एनरोल्ड, ठीक है। इट हैज़ स्टूडेंट आईडी लिख दी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख दिया, और प्रोग्राम के अंदर क्या है, पी कोड, नेम, ड्यूरेशन, और स्टूडेंट एनरोल कर रहा है इन प्रोग्रामर्स, देखो ये रहा, इन विच दे हैव एनरोल्ड, तो रिलेशन भी लिख दी और एंटिटी बता दी और उनके एट्रीब्यूट्स बना दी। फिर क्या है, ए स्टूडेंट इज इधर अ पार्ट टाइम और अ फुल टाइम स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट क्या है, पढ़ता जा रहा है एज अ डी, और ये अदर पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, ठीक है। ओनली वन ऑफ द टाइप, ठीक। ए स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर मैनी प्रोग्रामिंग एंड कैन हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, तो देखो ये स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर मैनी प्रोग्रामिंग, तो ये फुल टीम और मंथली फ़ी, ये एक ऐसी अपनी तरफ से एट्रीब्यूट बना दिए हैं थोड़े से। और फिर क्या है, स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर मैनी प्रोग्राम्स, और उसके पास क्या है, हैज़ यूनिवर्सिटी, मतलब ये दोनों आ गए यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी का नेम हो सकता है, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये कुछ चीज़ें खुद से ऐड कर दी। अब ये वाली जो लाइन थी, स्टूडेंट इज इधर पार्ट टाइम फुल टाइम हो गया, स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर मैनी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स एंड कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, ये रहा, ठीक है। फर्दर इसको डिवाइड कर दिया कि मैनी, BCA, MBA, ठीक, बस बन गया ईआर डायग्राम, ख़त्म आपकी यूनिट 1। तो यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं यूनिट 1 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाकी वीडियोस भी अपलोडेड हैं सारी 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की, और 2nd सेमेस्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। अगर आप किसी को सेकेंड ईयर के बच्चे को जानते हो तो उसको भी वीडियो शेयर करना मत भूलना। और 3rd ईयर की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की चाहिए हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। बस बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।